Hello and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 12th science we are going to continue our chapter 10 which is wave optics. In that we are going to start a new topic 10.6 diffraction, and inside there is total 3 subtopics, but one subtopic is omitted from the syllabus, so I will taught you that topic after our syllabus is completed. So first we'll look what is the diffraction. In diffraction there is nothing to understand like equations or figures, just theory. So let me go through it. If we look at a shadow cast by an opaque object close to region of geometrical shadow, there are alternate dark and bright regions just like interference. मतलब जैसे कि interference में आपने जो dark और bright fringes देखी थी वो black and white वाली, तो जब आप एक shadow को देखते हो एक opaque object के थ्रू, तो वो और कहाँ से, तो एक ज्योमेट्रिकल शेडो की रीजन से, वहां से तब देखते तो आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई नजर आएंगी इंटरफियरेंस के फॉर्म में. डिफ्रैक्शन क्या है कि डिफ्रैक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है that exhibited by all types of waves, like sound waves, water waves, light waves etc. In short डिफ्रैक्शन क्या है कि जब हम कोई भी लाइट किसी भी स्लिट से पास करेंगे तो वो ऐसे ऐसे बेंट हो जाएगी, तो ये है डिफ्रैक्शन. ठीक है, simple definition of refraction. Since the wavelength of light is much smaller than the dimension of most of the obstacles, we do not encounter diffraction effect. मतलब अगर जो दो स्लिट्स है उसके बीच में गैप ज्यादा होगी तो लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर जाएगी विदाउट एनी डिफ्रैक्शन. However, the finite resolution of our eye or the optical instruments such as telescopes or microscopes is limited due to phenomena of diffraction. लेकिन जो हम optical instruments use करते हैं जैसे कि टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, तो उन सब में लेंस का फॉर्मेट ऐसा होता है कि उसमें लाइट डिफ्रैक्ट होती ही होती है. Indeed, the colors that you see when a CD is viewed is due to diffraction effect. मतलब कि जो कलर्स हम देख पाते हैं डीवीडीज में और सीडीज की वीडियोस में, तो वो भी डिफ्रैक्शन की वजह से ही देख पाते हैं. अब हम उससे ही मिलता उसका सब टॉपिक देखेंगे कि द सिंगल स्लिट. तो इसमें तो पहले हम 2 स्लिट ले लेंगे और उसके बीच टोटल 4 पॉइंट्स देंगे. पहला पॉइंट है M1, फिर M2, और ये वाली जो स्लिट का ये पॉइंट है इसे हम M नेम दे देंगे और इसे जो हम नाम देंगे वो है L. ठीक है, अभी यहां से हम रेज पास करेंगे. जब रेज पास हो गए तो वो स्प्रेड भी हो गए, इसीलिए 3 रेज हम इस तरह से भी ड्रॉ कर देंगे. ये पॉइंट P की तरफ और यहाँ पे एक पॉइंट C की तरफ स्ट्रेट ट्रैवल करने वाले. अभी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करेंगे. ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ जो हमने मिड में जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो वो जो पार्ट्स बनेंगे वो पहला 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स डिवाइड कर देंगे इस स्लिट के बीच. अभी यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इन सभी लाइन से परपेंडिकुलर होगी. ये जो सारी लाइन है वहां से परपेंडिकुलर होगी और ये वाला जो एंगल है वो होगा हमारा एंगल थीटा, और यहाँ पे जो पॉइंट है उसे नाम दे देंगे हम Q. तो L से P और N से P, LP माइनस NP की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से ये दो जो लाइन्स है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है, ये वाला, तो इसे हम इक्वल टू कर देंगे NQ. अभी NQ क्या है? NQ जो है हमारा पाथ लेंथ है. पाथ लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से, तो हम इसे लैम्बडा लिख सकते हैं. अब ये तो हुआ NQ हमारा लैम्बडा, लेकिन ये जो थीटा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो थीटा को हम डिनोट करेंगे साइन थीटा से, एंड साइन थीटा विल बी इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. ठीक है, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या है हमारा? पहला तो ऑपोजिट है NQ और एडजेसेंट है हमारा जो ये इन दोनों के बीच का जो डायमीटर है A, वो तो डिवाइडेड बाय A. अभी NQ की वैल्यू क्या है? लैम्बडा, तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा बाय A इज अवर साइन थीटा. अब ये जो एंगल आप देख रहे हो वो बहुत ही छोटा एंगल है, सो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. तो अब यहाँ पे थीटा लिखेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी लैम्बडा डिवाइडेड बाय A. तो ये हो गई हमारी थीटा की वैल्यू. सिमिलरली इस पे से अगर हमें A की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या लिख देंगे? A इज इक्वल्स टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय थीटा.
एंड सिमिलरली हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल्स टू ए थीटा। तो ये तो हुई 3 इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये हमारी मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब मिनिमा और मैक्सिमा का भी एक कंसेप्ट है, जिसमें क्या है कि अगर हमारे पास n लैम्बडा, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में लिया था n लैम्बडा, अभी इस n लैम्बडा में हम n की वैल्यू लेते हैं ±1 ±2 अप टू ±n नंबर्स, तो हमें जो कुछ इंटेंसिटी मिलेगी वो होगी नॉन जीरो, मतलब कि हमें कुछ अमाउंट तक इंटेंसिटी मिलेगी और उस इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसे हम कहेंगे मैक्सिमा। अभी सेम n लैम्बडा के बदले हमारे पास n+1/2 लैम्बडा होता, तो वहां पे n की वैल्यू जब ये लेते तो हमें जो इंटेंसिटी मिलती वो इंटेंसिटी जीरो होती, और उसे हम कहेंगे मिनिमा। तो ये तो हुई मिनिमा और मैक्सिमा इंटेंसिटी की बात की। जब n की वैल्यू n लैम्बडा लेंगे तब हमें कुछ इंटेंसिटी मिलेगी, लेकिन जब n+1 लैम्बडा 1/2 लैम्बडा लेंगे तो हमें इंटेंसिटी कुछ भी नहीं मिलेगी, इसीलिए वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, जिसे हम मिनिमा कहते हैं। अब यहाँ पे जो लैम्बडा की इक्वेशन हमें मिली है, इसे यहाँ पे पुट करेंगे तो n इंटू ए थीटा मिलेगा, और यहाँ पे n+1/2 लैम्बडा में लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n+1/2 ए थीटा। तो ये हुआ मैक्सिमा और मिनिमा का। अब हम वापस फिगर की ओर चलेंगे। तो फिगर में पहले तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये LM1 M1M और M1M2, मतलब के LM1 M1M और MM2, ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे पूरे जो A है उसके 2/3 पॉइंट्स हुए, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 ऑफ A। अभी A की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई ए, तो इस पे बेस पे हमने A की वैल्यू निकाली थी, A की वैल्यू निकाली थी लैम्बडा बाई थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में पहले तो 2/3 अगर लैम्बडा लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2/3 ए थीटा, ठीक है। अब ये जो A की वैल्यू हमें मिली है उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 λ/3 थीटा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज हमें मिली है ये 2/3 मिली है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिए वहां पे इस पॉइंट पे जाके कुछ ना कुछ डिफ्रैक्शन होगा, मतलब कि ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और वो एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट 2 पॉइंट्स है M2N, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं। तो ये जो M2N है उसके नीचे कोई भी लाइट वेव नहीं है, मतलब कि ये जो लाइट वेव, जो ये 2 लास्ट लाइट वेव है हमारे M2N, वहां पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कुछ नॉन जीरो होगी, मतलब वहां पे हमें कुछ अमाउंट तक इंटेंसिटी मिलेगी, क्योंकि ये लास्ट रे N है उसके नीचे कोई भी लाइट रे नहीं है, इसीलिए ये 2 जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और वो हमें कुछ अमाउंट तक इंटेंसिटी देंगे, और वो जो इंटेंसिटी हमें मिलेगी वो होगी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी। सो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स इन अवर दिस फिगर। अब हम इस पूरी फिगर के बेस पे हमें जो वेव्स मिलती है वो कैसे मिलेगी वो देखेंगे। तो सपोज हमने फिर यहाँ पे 2 स्लिट्स ले ली है और यहाँ से कुछ लाइट रे पास हो रहे हैं और यहाँ पे एक स्क्रीन रखी है जहाँ पे उसके वेवफॉर्म बनेंगे। तो सब मेन चीज गौर करने वाली ये है कि ये जो सेंटर का पोर्शन है वहां पे हमें इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी और वहां पे हमारा रे कुछ इतना वेव हमें मिलेगा, और जो बाकी के पॉइंट्स है वहां पे कुछ अमाउंट तक इंटेंसिटी होगी, क्योंकि लाइट जो है वो ऐसे ऐसे स्प्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसी इंटेंसिटी के वेवफॉर्म्स हमें
बनते हुए मिलेंगे। तो जहां जहां ये वेव फॉर्म्स बनते हैं उस पर्टिकुलर पोर्शन में जो हमें फ्रिंजेस मिलेंगी उसे हम ब्राइट फ्रिंजेस कहेंगे। मतलब इस पर्टिकुलर फ्रिंजेस में जो इंटेंसिटी होगी वो नॉन जीरो होगी, और ये जो बाकी का जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे हमारी डार्क फ्रिंजेस होगी, मतलब वहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो जीरो होगी, वहां पे हमें कोई भी टाइप की लाइट नहीं मिलेगी। तो ये तो हुआ वेव फॉर्म ऑफ अवर लाइट पासिंग बिटवीन टू स्लिट्स। अभी इसका अगर एक तीसरा फॉर्मेट देखने जाए, ये डबल स्लिट वाला, तो जो एक्चुअल वेव फॉर्म हमें मिलेगा वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल वेव फॉर्म जो हमें मिलेगा वहां पे जो आजू बाजू की जो होगी वो बीच वाली से बहुत ही कम इंटेंसिटी वाली होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें इस वाले पोर्शन में ही मिलेगी, यहाँ पे कुछ या नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी हमें मिलेगी। और ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर हम एक क्लोज स्लिट, मतलब कि पहले तो हमने ऐसी डबल स्लिट ली थी, अगर हम एक ही क्लोज स्लिट लेंगे तो क्या होगा, तो you will see that now amounts of a single slit is 1. You will have to take care of some shift in the patterns. यहाँ पे आपको shift patterns में कुछ ज्यादातर ध्यान रखना पड़ेगा। और the center of central bright fringe, मतलब कि जैसे कि हमें यहाँ पे बीच में जो सबसे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज मिलती थी ये वाली, तो उसमें क्या होगा, अ पॉइंट विच लाइज इन स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट लाई करेगा SS1 और SS2 maybe we compare and contrast the interference pattern with that seen for coherently illuminated single slit। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने के लिए है, वो है पहला तो कि the interference pattern has number of equally spaced bright and dark fringes, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि जो bright fringes ऐसे बनेगी उसके बीच में dark fringes होगी, और वो dark fringes होगी वो equal amount of distance create करेगी इन bright fringes के बीच में। The diffraction pattern has a central bright fringe, जैसे कि मैंने कहा कि जो सेंट्रल ब्राइट पैटर्न होगी वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी वो बाकी सारी फ्रिंजेस के कंपैरिजन में मैक्सिमम होगी। दूसरा कि वे कैलकुलेट इंटरफियरेंस पैटर्न बाय सुपरपोजिंग टू वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट्स, मतलब ये जो दो स्लिट्स है अगर नैरो कर देंगे तो उसके बीच में से जो वो लाइट रे आएगी वो दो वेव्स को सुपरपोज करेगी। द डिफ्रैक्शन pattern in superposition of continuous family of waves originating from each of the point in a slit। और तीसरा पॉइंट ये है कि फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a, मतलब अगर ये एक सिंगल स्लिट लेंगे a विड्थ की, तो फर्स्ट नल ऑफ इंटरफियरेंस पैटर्न अकर्स एट लैम्डा बाय a, मतलब जो फर्स्ट इंटरफियरेंस अकर होगा वो लैम्डा बाय a पे अकर होगा। And at same angle lambda by a we get maximum for two narrow slits, मतलब इसी एंगल पे हमें दो जो स्लिट्स ली थी उसका मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज मिल रहा था। तो ये तो है हमारा पहला सब टॉपिक द सिंगल स्लिट। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है कि एग्जांपल 10.5, इन एग्जांपल 10.3 व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट बी obtain 10 maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। मतलब एग्जांपल 10.3 में क्या कहा था कि हमने दो स्लिट ली थी ऐसी, और ये दो जो है वो 10 mm के डिस्टेंस पे थी, और ये जो लाइट रेस बना रही थी इमेज वो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बन रही थी, और वहां पे हमें फाइंड करनी थी फ्रिंज स्पेसिंग। अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो दो फ्रिंजेस के बीच की विड्थ क्या होनी चाहिए, तो हमें 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट पैटर्न विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट पैटर्न मिलेगा। तो लुकिंग टू द सॉल्यूशन, पहले तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू थी लैम्डा इज इक्वल्स टू a थीटा, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें लैम्डा या थीटा विल बी इक्वल टू, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, ये जो हमने मेन इक्वेशन निकाला था वो। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मैक्सिमा दी गई, तो थीटा विल बी अवर 10 एंड लैम्डा बाई डी, डी जो है वो हमारा डिस्टेंस है, लैम्डा हमारी वेवलेंथ है, that will give us 2 lambda by a, मतलब a के बदले d के बदले हमने ये वाला जो डिस्टेंस लिया था ये a ले लिया, and then what we'll get is a is equals to, a will be equals to
d डिवाइडेड बाई 5, मतलब यहाँ पे 10/2 किया है हमने तो 5 मिला, दैट विल गिव अस 0.2 mm। तो ये जो हमें आंसर मिलता कि वो जो डिस्टेंस जो 10 mm था उसके बदले डिस्टेंस 0.2 mm होना चाहिए, तभी हमें इस पर्टिकुलर सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा सिंगल स्लिट पैटर्न में। एंड हियर द थिंग टू नोटिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन डू नॉट एंटर इन द कैलकुलेशन ऑफ ए। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन एग्जांपल 10.5 के लिए। अभी 10.6 वाले टॉपिक में हम दूसरा सब टॉपिक देखेंगे जो है टॉपिक 6.10.2 सीइंग द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। तो अभी तक हमने जो टॉपिक द सिंगल स्लिट वाले टॉपिक में जो देखा था वो इमेज नहीं था, इसमें हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। हम 2 ब्लेड्स लेंगे जिसके सेंटर में कुछ ऐसी ऐसी पैटर्न होती है और उसको एक के नीचे एक ऐसे रख देंगे। अभी ये जो सामने से जब हम इस एंगल से लाइट रिफ्रैक्ट करेंगे तो इसके पीछे एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर हमारे डिफ्रैक्टेड पैटर्न जो है वो लाइट स्प्रेड होगी, इससे बाहर निकल के स्प्रेड होने के बाद पीछे की स्क्रीन पे हमें एक डिफ्रैक्टेड पैटर्न मिलेगी, इसके पीछे हम स्क्रीन रखेंगे उसके ऊपर। अभी वो जो डिफ्रैक्शन होगा वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा और हमें कुछ अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी और इंटरफियरेंस मिलेगा। अगर जो लाइट्स है वो इंटेंसिटी 0 देगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी जो है वो नॉन जीरो हुई तो वो हमें देगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जहां में इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ तो होगी या फिर मैक्सिमम भी हो सकती है। अब सपोज कि हम यहाँ पे ब्लू और रेड लाइट से फिल्ट्रेशन करें तो क्या होगा, तो जब ब्लू और रेड लाइट के जो रेज है हम इस पर्टिकुलर में से पास करेंगे तो हमें पीछे कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिंजेस मिलेंगी, ब्राइट और डार्क दोनों। जहां पे लाइट नहीं होगी वहां पे डार्क फ्रिंजेस मिलेगी और जहां पे डिफ्रैक्शन होगा लाइट होगी वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। दूसरी बात ये है कि जो ब्लू लाइट है उससे जो हमें फ्रिंजेस मिलेगी उसके कंपैरिजन में जो रेड लाइट से जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो ब्लू लाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। Since the position of all the band depend on wavelength, they will show some colors। मतलब कि वेवलेंथ के ऊपर बैंड्स का जो पोजीशन है वो डिपेंडेंट है, इसीलिए वो हमें कुछ अमाउंट ऑफ कलर्स दिखाएंगे। और ये जो रेड और ब्लू लाइट से जब हम डिफ्रैक्शन होगा तो वो जो कलर्स होगी वो जो इमेज होगी वो क्लियरली विजिबल होगी हमें, इसीलिए रेड और ब्लू लाइट का फिल्टर हमने यूज किया है। अभी दूसरा जो है वो रियल लाइफ फिनोमेना देखेंगे। तो अगर सन की लाइट है, सन भले ही यहाँ से बहुत दूर है लेकिन जो सन की लाइट है वो जब यहाँ से पास होके डिफ्रैक्ट होगी तो वो लाइंस पैरेलल होगी और पैरेलल होगी तब हमें इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी नॉन जीरो, मतलब हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस मिलेगा और उससे जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस और फ्रिंजेस मिलेगी वो भी एकदम क्लियर होगी, बिकॉज वो जो लाइट्स रेज जो है सन के वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, इसीलिए जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हम ऑब्जर्व करेंगे वो ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये तो था टॉपिक सीइंग द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न्स। अभी दूसरा टॉपिक है टॉपिक 10.6.4 जो है द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। तो इस पर्टिकुलर चीज में क्या है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 स्लिट्स है। अभी इस स्लिट में से अगर यहाँ से रे पास होगा तो वो ऐसे बेंट करेगा, मतलब डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर यहाँ से रे पास करने के बदले हम यहाँ से रे पास करेंगे तो वो तो ऐसे सीधा ही ट्रैवल कर देंगे, कोई भी डिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस 2 स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसको हम एक दूसरे डायग्राम के बेस पे ले, तो सपोज हमारे पास एक लेंस है 2a डायमीटर का, तो यहाँ पे जो लेंस के पीछे जो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करेंगी और यहाँ से जब रे रिफ्रैक्ट हो एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा। और ये जो हमारी लेंथ होगी वो होगी f फोकल लेंथ, क्योंकि हमने जो इमेज रखी है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही रखी है। और यहाँ से जो यहाँ तक का इमेज तक का डिस्टेंस होगा वो हमारा होगा स्मॉल v। अब यहाँ से जब
ऐसे स्प्रेड होगी तो यहाँ पे भी एक एंगल थीटा बनेगा, जिसे हम वैल्यू लेते हैं ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अब क्या होगा कि जब ये लाइन स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट एनी डिफ्रैक्शन, तो उस क्वांटिटी को हम क्या डिफाइन करेंगे? द गिवन डिस्टेंस बियॉन्ड विच डाइवर्जेंस ऑफ बीम ऑफ लाइट ए बिकम सिग्निफिकेंट, देयरफॉर उसे हम डिफाइन करेंगे ZF इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए। ये जो ZF है वो है हमारा फ्रेंजल डिस्टेंस, मतलब कि जब हम ऐसे दो स्लिट्स लेंगे, एक स्लिट यहाँ पे और एक स्लिट यहाँ पे, यहाँ से जब लाइट रे सीधे पास करेंगे ज्यादा डिस्टेंस की वजह से, लेकिन इसको थोड़ी और नजदीक लाएंगे, इतनी नजदीक कि ये जो रेज और ये स्लिट के बीच में थोड़ा सा ही डिफ्रैक्शन का जो थोड़ा सा ही डिस्टेंस बचेगा, और अगर इस डिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ा देंगे तो डिफ्रैक्शन होने लगेगा। तो जब इतने डिस्टेंस पे आप स्लिट लगोगे जहां पे लाइट रेज और इस स्लिट के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस हो, जहां पे डिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो, उसे हम कहेंगे फ्रेंजल डिस्टेंस बाय दिस इक्वेशन, नॉट लैम्डा बाय, इट इज a स्क्वायर बाय लैम्डा। a स्क्वायर क्या है? ये जो हमारी 2a जो डायमीटर है उससे थोड़ा कम डिस्टेंस है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आवर वेवलेंथ, जिसे हम कहेंगे फ्रेंजल डिस्टेंस। अब दूसरा क्या है कि फॉर डिस्टेंस मच ग्रेटर देन ZF, मतलब कि इससे बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस होगा तो क्या होगा? द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर द दैट ड्यू टू रे ऑप्टिक्स, मतलब कि अगर हम इसका डिस्टेंस थोड़ा और नजदीक ला देंगे तो हमें डिफ्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती मिलेगी। ठीक है, तो मेन इस टॉपिक में यही है कि जब ये जो स्लिट है इसके और इस जो रे है इसके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होगा जहां पर डिफ्रैक्शन नहीं होगा, तो उसे हम फ्रेंजल डिस्टेंस कहेंगे। अभी इसके बेस पे एग्जांपल है वो देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 मिलीमीटर वाइड एंड वेवलेंथ इज 500 मीटर। हमें रे ऑप्टिक्स का डिस्टेंस फाइंड करना है कि गुड अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए जब जो एपर्चर है, मतलब कि ये स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 mm हो और जो वेवलेंथ है वो 500 nm हो। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रेंजल डिस्टेंस वाली, ZF इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा। a स्क्वायर है जो वो हमारा डिस्टेंस है, 3 mm है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय हमारा वेवलेंथ है 500 न्यूटन मीटर। अभी 500 न्यूटन मीटर है तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 10⁻⁷। अभी ये जो है वो a का स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर लिख देंगे हम। अभी इस पूरी पर्टिकुलर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 18 मीटर डिस्टेंस, मतलब 18 मीटर के डिस्टेंस में हमें रे ऑप्टिक्स का एक गुड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। This example shows that even when a small aperture, diffraction spreading can be neglected for rays many meters in the length. Thus, ray optics is valid in many common situations. So, this is our whole topic, validity of ray optics, and here we have completed our topic 10.6 diffraction, and also we have completed our chapter 10 wave optics. That is it. Thank you.